देखो बेटा, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्लियर ही नहीं है? अब इस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मोटा माटी 3 बातें पढ़नी है। ठीक है, कितनी बातें पढ़नी है? 3। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसके क्वेश्चन इतने आसान है कि अगर मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम सारे क्वेश्चन करने लायक खुद में ही सामर्थ्य कर लोगी। समझ गए? इसमें आप पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आप इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक आप इसमें पढ़ेंगे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री कैसे पास होंगी, किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है, उसकी सारी बातें आप इन दोनों सिस्टम में पढ़ोगे। समझ गए? ये दोनों हम साथ में ही पढ़ते, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, दोनों ही साथ में पढ़ते। बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? चलिए, और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे बढ़िया 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 लगता है मेन, वो है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन लगभग 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक हो सकता है। ठीक है, और छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ना कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग भी आ जाती है मिक्स होगी। समझ गए? तो फिलहाल तो आज हमारा मकसद क्या है, पहले छोटा कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं अपने रिकंसिलिएशन वाला। छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर ही नहीं है? तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है जो मुझे पढ़ाना है वो है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, आपको अगर याद हो, आपको थोड़ा हिंट देके चलता हूं। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बात करूं तो जैसे आपने सीए फाउंडेशन करा हुआ है, उसमें बात करूं, सीए फाउंडेशन दोनों में आता था ये। आप एक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते थे जिसका नाम होता था बीआरएस। बहुत बढ़िया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? और आप बीआरएस में क्या कहते थे कि भाई हम बनाते हैं कैश बुक और बैंक वाले बनाते हैं पासबुक। मतलब हम यहाँ पे बात करते थे बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, हम बनाते कैश बुक और बैंक वाले बनाते हैं पासबुक। और हम कहते थे कि ये जो कैश बुक के थ्रू जो बैलेंस आ रहा है और जो पासबुक के थ्रू बैलेंस आ रहा है एट द एंड ऑफ मंथ, ये आपस में मैच नहीं करता था, नॉट मैच, टैली नहीं होता था, जबकि टैली करना चाहिए था क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, हाँ या ना? बट ये मैच नहीं करता था। अब ये किन रीजन से मैच नहीं कर रहा कैश बुक और पासबुक, उन रीजंस को हम डिफाइन करते थे एक स्टेटमेंट में जिसका नाम होता था बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब ये कहते थे कि भाई ये फलाना ढिमकाना ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी कैश बुक पासबुक मैच नहीं कर रही है, अगर ये रीजन हट जाए तो हमारी कैश बुक और पासबुक मैच कर जाएगी, ये करते थे। सेम अगर मैं बोलूँ ना, यही सेम रिकंसिलिएशन आप यहाँ पर भी पढ़ोगे। कहाँ पर? कॉस्ट अकाउंटिंग में।
सेम यही रिकंसिलेशन अब यहाँ पर भी करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये रिकंसिलेशन क्या कहता है? ये कहता है कि देखो भाई, आपने दो तरीके की अकाउंटिंग पढ़ ली, नंबर एक और नंबर दो। ये कहता है कि आपने दो तरीके की अकाउंटिंग पढ़ ली। एक तो कौन सी अकाउंटिंग पढ़कर आ रहे हो और पढ़ भी रहे हो, कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बोलो आएंगे ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम क्या बनाते थे, याद है? प्रॉफिट या लॉस अकाउंट। और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट से तुम क्या निकालते थे? प्रॉफिट या लॉस। फिलहाल मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, समझ गए? अच्छा, अभी तुम एक अकाउंटिंग और पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, वो है कौन सी अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या बनाते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पीएनएल। बोलो हाँ ये ना, समझ गए? हाँ, दोनों में थोड़ा अंतर आता है। यहाँ कॉस्टिंग वाली कॉस्ट आती है एज पर कॉस्ट, और वहाँ आती है फाइनेंशियल्स वाली। मतलब एक्चुअल में अगर मैं आपको बता के चलूँ, यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आ सकती है, और वहां पर हमारी क्या आती है एक्चुअल में? इनकर्ड कॉस्ट। ये चलता है बजट पर और वो चलता है एक्चुअल पर। मीनिंग वही आएगा, मीनिंग वही है, ठीक है? यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट, बस, जिसे हम कॉस्ट शीट भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है। आप यहां से क्या निकालते हो? प्रॉफिट निकालते हो। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास दो प्रॉफिट होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा प्रॉफिट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और एक होता है हमारे पास कौन सा प्रॉफिट? कॉस्ट अकाउंटिंग का। और आपको पता है ये प्रॉफिट दोनों आपस में मैच नहीं करते। समझ गए? सेम बात बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल लाइक कैश बुक एंड पासबुक। ये प्रॉफिट दोनों आपस में मैच नहीं करते। हाँ, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट का, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना? और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये प्रॉफिट दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो इधर कई सारी कॉस्ट होती हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट पढ़ा था, बैड डेट पढ़ा था, वो इधर कंसिडर होती है। इनकम टैक्स पढ़ा है, वो इधर कंसिडर होती है, इधर कंसिडर नहीं होती। प्रोविजन रिजर्व इधर कंसिडर होते, इधर कंसिडर नहीं होते। समझ गए? तो ये आपस में मैच नहीं करते हैं। तो ये प्रॉफिट आपस में क्यों मैच नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन से कारण हैं? उन कारणों को हम डिफाइन करते हैं एक स्टेटमेंट में, जिसका नाम है जिसका नाम है रिकंसिलेशन। भाई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो क्यों मैच नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन से कारण है, उनको यहाँ पर बताइए। क्लियर ही नहीं है? आई पसंद में नहीं आई? ठीक है। देखो, अगर देखो कारण का अगर मैं यहाँ पे रीजन थोड़ा बहुत डिफाइन करने बैठूं, तो बताओ, यहाँ पे जो कॉस्ट आती है, कोई भी कॉस्ट हो, या फैक्ट्री हो, एडमिन कॉस्ट हो, ऑफिस कॉस्ट हो, सेलिंग कॉस्ट हो, यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो किस बेस पे होती है? मैंने बताया ना, एक्चुअल बेस पे। ये बात है। बट यहाँ पे जो तुम कॉस्ट लेते हो बजट, या आप यहाँ पे ज्यादा बेटर वर्ड है एब्जॉर्ब, है ना? देखिए एब्जॉर्ब जो होता है वो प्री डिटरमाइंड रेट ही तो होता है, मतलब बजटेड रेट होता है। तो डिफरेंस पैदा होगा, हाँ या ना? यहाँ पे हो सकता है कि तुम डेप्रिसिएशन अलग तरीके से लगा रहे हो, और यहाँ पे हो सकता है डेप्रिसिएशन अलग तरीके से लग रहा हो। भाई कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, ये अपने एज के अकॉर्डिंग काम करेगा। सही बात ये नहीं है? ठीक है। जैसे कि कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे एग्जांपल में हमने लिखा भी था, लास्ट पढ़ा था, बैड डेट, इंटरेस्ट, है ना? या कोई बोरिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, इनकम टैक्स, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ली जाती हैं।
बट यहाँ पे नॉट कंसिडर्ड, यहाँ ये कॉस्ट कंसिडर होती ही नहीं है। आई, धन्यवाद। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बोलो फटाफट से हाँ या ना। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कुल मिला के हमारा सिस्टम, कुल मिला के भाई आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे क्या करना है, उसके में बनाना है कुल मिलाकर क्या, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास हमारी बीच में रुक गई थी, तो हम कल वाली क्लास को शुरू करते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि एक तरीके से कि भाई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आपस में मैच नहीं करता है। तो ये किस रीजन से मैच नहीं करता है, उसके लिए हम एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आइए ना, ऐसे हमने कई सारे एग्जाम्पल की बात करी थी और मैंने बोला था कि भाई आपको ये अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लेंगे। तो तुम्हारे सामने नजर आ रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8, आपको लगेगा ये क्वेश्चन नंबर 8 से क्यों शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के क्वेश्चन हैं। तो पहले हम ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की बात भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले मुझे एक पेन चाहिए होगा, पेन दे दो मुझे, पेन। ठीक है, देखो पेन मैंने क्यों लिया है बच्चे से, ये मेरा उल्टा हाथ है, ठीक है ना। इसको मैं बोल दूंगा कॉस्ट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस्ट, यानी कि मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग का हाथ है ये। हाँ हाँ, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का हाथ है बेटा, मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ, लिख नहीं पाऊंगा ना, बहुत बुरा पढ़ने, तो फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसलिए मैंने एफ लिख दिया खाली, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग है और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बात क्लियर होगी नहीं हुई? ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आर लिमिटेड शो अ नेट लॉस, आर लिमिटेड शो अ नेट लॉस 35,400 एज पर देयर कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। भैया आर लिमिटेड एक कंपनी है जो कि उसके अकाउंट क्या शो कर रहे हैं, भैया लॉस दिखा रहे हैं कितने हजार का, 35,400 रुपए का लॉस दिखा रहे हैं एज पर देयर कॉस्ट अकाउंट। क्लियर नहीं, मतलब एक तरीके से उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग लॉस डिफाइन कर रही है, समझ गए। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या दिखा रही है, लॉस 31 मार्च 14 का। हाउएवर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज द प्रॉफिट, ओ माय गॉड, भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या दिखा रही है, प्रॉफिट दिखा रही है, कितने रुपए का, इतने रुपए का। आपको दिख ही रहा होगा कि एक लॉस दिखा रहा है और एक प्रॉफिट दिखा रहा है। अच्छा, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉस भी एक प्रॉफिट होता है, नेगेटिव प्रॉफिट कहते हैं हम, लॉस कम लगे एक नेगेटिव प्रॉफिट कह सकते हैं। तो यानी कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रही है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉजिटिव प्रॉफिट दिखा रही है विद डिफरेंट अमाउंट। क्लियर है, ये नहीं है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपस में मैच नहीं कर रही है। समझ में आ रहा होगा आपको ये, ठीक है ना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर रिवील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द फिगर ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कह रहे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली, रिवील्ड करी, कि जब हमने जांच करी, स्क्रूटनी करी किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग की और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। क्लियर ही नहीं है, तो इन्होंने कुछ ये डिफरेंसेस पाए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो ये हमें पढ़ने की फिलहाल कोई नीड नहीं। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब देखो, और नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो फटाफट से। प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय टेकिंग कॉस्ट अकाउंटिंग नेट लॉस एज अ बेस। देखो इन्होंने एक चीज बोली हुई है कि आपको जो बेस लेना है वो किसका लेना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का लेना है। इन नहीं भी बोलते तो भी हम कॉस्ट का ही लेते हैं, प्राइमा फेसी। क्लियर ही नहीं है, आईपीएस में नहीं है। जैसे मुझे बताओ, आप बीआरएस के अंदर क्या करते थे, अगर कैश बुक का बैलेंस मिला है तो क्या निकालते थे, पासबुक का, और पासबुक का मिले तो किसका निकालते थे, कैश बुक का। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलो हाँ या ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को बेस लेना है, यानी कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर किसको फाइंड करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फाइंड करना है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और अगर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रॉफिट को बोलते थे बेस,
तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस पर किसको निकालता, कॉस्ट को फाइंड करता। क्लियर नहीं है? लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा है, सपोज मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा है, तो तुम कॉस्ट को बेस ले लेना। किसको बेस ले लेना? कॉस्ट को बेस ले लेना। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? चलिए तो मैं फटाफट यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? आराम से यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, बड़े प्यार से हो जाएगा। क्या लिखेंगे? रिकंसिलेशन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? यहाँ पे लिखो सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखो डिटेल, और यहाँ पे लिखो अमाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ फटाफट से, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहे? अरे अरे अरे, हाँ ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेट लॉस एज पर कॉस्ट। नेट लॉस दे रखा है ना, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ गए? अच्छा लॉस एक तरीके से नेगेटिव प्रॉफिट होता है, बोलो हाँ ही है ना? कितने रुपये? 35,400। तो तुम पता क्या करना, यहाँ पे लिखना है 35,400 और ब्रैकेट लगा देना। समझ गए? तुम्हें आसान पड़ेगा ऐसा करना। समझ गए? क्या कर देना? 35,400 और ब्रैकेट लगा देना। कोई दिक्कत नहीं इस बात में? ठीक है। अब यहाँ पे वैसे अगर तुम्हें सीरियल नंबर का बनाना है बना लेना, और नहीं बनाना तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखना ऐड, थोड़ा स्पेस देके लिख देना लेस। समझ गए? जैसे करते हैं एडलेस मेथड, बिल्कुल वैसे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक फॉर्मेट क्लियर हो रहा है? चल अब बस एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बताओ पहला पॉइंट क्या लिखा है? मैं एक एक पॉइंट को तसल्ली पूर्वक तुम्हें समझाऊंगा जिससे तुम दिक्कत ना लो। क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखो ओवरहेड हम कहाँ कहते हैं? कॉस्टिंग में कहते हैं। बट अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता तो खर्चा ही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू इसे खर्चा कह दो, और कॉस्ट के पॉइंट इसे क्या कह दो? ओवरहेड कह दो। बात तो वही है ना? बात क्लियर होगी नहीं होगी? इनकी खर्चे की बात हो रही है। क्या लिखा है? अंडर रिकवर्ड। ये अंडर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्ब, हाँ है ना? ये अंडर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्ब, ये वर्ड कहाँ यूज होते हैं? कॉस्ट में या फाइनेंशियल में? कॉस्ट में। फाइनेंशियल में तो होता ही नहीं है। फाइनेंशियल में तो जो खर्चा होता है उसे रिकॉर्ड कर देते हैं, वहां पे तो ओवर एंटर की कोई बात ही नहीं आती फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सही बात ये नहीं है? तो यानी कि अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है, मतलब खर्चा कम लिखा गया है। सही बात है ये नहीं है? बोलो फटाफट से, आइए ना। कहाँ पे कम लिखा गया है? कॉस्ट में। कहाँ पे कम लिखा गया है? कॉस्ट में, क्योंकि ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग लिखी है बातें। समझ गए मेरे बातों को? अब बस तुम्हें सिर्फ देखना है प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट पर। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब मुझे बताओ, सारे बच्चे बताना। देखो अपने हाथों को ऐसे रखो, सारे बच्चे रखो अपने हाथों को, रखो ऐसे। अबे ऐसे नहीं मांग रहा है क्या कुछ? है ऐसे रखो, ठीक है। ये कौन सा हाथ है? उल्टा हाथ कॉस्ट का, उल्टा हाथ। और ये कौन सा हाथ है? फाइनेंशियल का। ये बात क्लियर होगी नहीं हुई? अब मुझे इतना बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकी खर्चा, खर्चा कम लिखा गया है कहां पर? कॉस्ट में। अगर कॉस्ट के अंदर खर्चा कम लिखा गया है तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? ज्यादा या कम? भाई भाई कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट, कॉस्ट के अंदर खर्चा कम लिखा गया है, इनकी कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा। बोलो हाँ ये ना? अब मुझे बताओ जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कॉस्ट। और मैं आंसर किससे निकालूंगा? फाइनेंशियल का। बोलो हाँ ये ना? तो यानी कि मैं कॉस्ट से कहाँ जा रहा हूँ? फाइनेंस की तरफ जा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है? इधर देखो, अब इधर देखो, दोबारा बोलता हूँ मैं सारी बातें। कॉस्ट के अंदर खर्चा कम लिखा गया है, कॉस्ट के अंदर खर्चा कम है, खर्चा कम है तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? ज्यादा। और मुझे कहाँ जाना है? मुझे कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाना है, मुझे कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाना है। तो पता क्या करूंगा? नीचे आ रहा हूँ, नीचे आने का क्या रहा है? कम कर रहा हूँ इनकी लेस। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ ये ना? मेरा हाथ नीचे की तरफ आ रहा है ना, इनकी लेस में चला जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ ये ना? कोई दिक्कत? तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? फटाफट बोलो। यहाँ पे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 2 मिनट। देख लॉजिक पता है इसमें, लॉजिक की अगर तुम बात करोगे तो लॉजिक का बेसिक मतलब ये है
कि कॉस्ट के अंदर खर्चा कम लिखा गया है एक तरीके से, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे खर्चा ज़्यादा लिखा गया है, और अगर मुझे कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाना होगा तो मुझे खर्चा माइनस करना पड़ेगा ना, ये लॉजिक है, समझ गया। लेकिन सवाल क्या है कि अगर तू ये एक हर चीज़ का लॉजिक लिख लिख के सोचेगा ना तो देखो बहुत समय लग जाएगा, समझ गया। इसलिए हाथों को हिलाते हैं हम अपने, समझ गए। इसे हम अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं कि ऑब्वियस बात है यार यहाँ पे खर्चा कम लिखा गया है, इनकी ऑब्वियस बात है फाइनेंस के अंदर खर्चा ज़्यादा लिखा गया है, हाँ ना, यानी कि एक का प्रॉफिट ज़्यादा है एक का प्रॉफिट कम है, और मुझे इस प्रॉफिट से इस प्रॉफिट पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो खर्चे का डिफरेंस आ रहा है वो माइनस कर देता हूँ, समझिए मेरी बात। लॉजिक तो ये कहता है, समझ गया। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को सोचूंगा तो ज़्यादा सोच जाऊंगा, इसलिए हम क्या करते हैं सीधी अप्रोच लगाते हैं हाथों वाली, समझ गए। लॉजिक क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो जी, अब इधर देखो, नंबर सेकंड बताओ क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। अब ओवर रिकवर्ड ओवर एब्जॉर्ब कम लगे, खर्चा ज्यादा लिखा गया है ना। अब बताओ फैक्ट्री के अंदर खर्चा ज्यादा लिखा गया है, अब फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ये भी खर्चा है, और खर्चा ज्यादा लिखा गया है कहाँ पर, कॉस्ट अकाउंटिंग में, है ना। अब कॉस्ट के अंदर खर्चा ज्यादा लिखा गया है तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, कम, और बताओ कम आ रहा होगा, और मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कॉस्ट से कहाँ जाना है, फाइनेंस की तरफ, तो ऊपर लेकर आऊंगी प्लस करूंगा, आया समझ में नहीं आया, कितना 1,35,000, क्लियर है। क्या लिखूंगा, फैक्ट्री, आया है, क्या कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसे मत करो, मैं तो पेपर में उंगली हिला देता था करके, ये बता रहा हूँ उंगली हिलाता था, ठीक है तो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज मतलब कम लिखा गया है कहां पर, कॉस्ट में। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगेन खर्चा, खर्चा कम लिखा गया है कॉस्ट में, तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा, यहां से यहां क्या कर दूं, माइनस, तुम्हें तो आने लगा, आने लगा, यहाँ लेस लिखा है ना, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज बेटा कितना है, 26,000, आ जाओ। नंबर 4 क्या लिखा है, डिविडेंड रिसीव। अच्छा अब डिविडेंड डिविडेंड रिसीव होना ये कहाँ रिकॉर्ड होता होगा, फाइनेंस में, ये कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस पे चलती है, तो एक अदर इनकम हो गई, हाँ है ना। तो डिविडेंड रिसीव कहाँ पे रिकॉर्ड हुई होगी, फाइनेंस में रिकॉर्ड हुई होगी, और डिविडेंड रिसीव होने थे, इनकम रिसीव हुई, इनकम होने थे, फाइनेंस का प्रॉफिट क्या रहा होगा ज्यादा। अब देखो हाथ कौन सा ला रहा हूँ मैं, फाइनेंस वाला, फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, बोलो हाँ ये ना, सही बात है ये नहीं है, सही बात है। मुझे क्या करना है, मुझे तो कॉस्ट से कहाँ जाना है, फाइनेंस की तरफ क्या करूंगा, ऐड, मुझे तो कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाना है ना, मेरा रूट वही रहेगा कॉस्ट से फाइनेंस वाला। दोबारा बोलता हूँ, डिविडेंड रिसीव मेरी इनकम है, और ये इनकम मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करी गई होगी, क्योंकि फाइनेंशियल आइटम है ये कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। अब क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम रिसीव हुई होगी तो इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, किसका बढ़ा होगा, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और मेरा रूट क्या है, मुझे कॉस्ट से कहाँ जाना है, फाइनेंस की तरफ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करूंगा, ऐड, क्लियर है। कितने रुपए बोल, बड़ा पड़ते 20, देख के बता दो मैं गलत कभी डिविडेंड रिसीव बेटा कितना हो गया, 20,000 रुपये। अब इसके बाद नंबर 4 क्या लिखा है, लॉस लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेस्केंस चार्जिंग फाइनेंशियल, कह रहे ये वाला खर्चा कहाँ लिखा गया था, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा गया था, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा गया नहीं है। सुनो बेटा, अब ऑब्वियस बात है ये लॉस है, ये खर्चा है, और कहाँ लिखा गया खर्चा, फाइनेंशियल में, तो ऑब्वियस बात है जब ये खर्चा फाइनेंशियल में लिखा गया होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम, कॉस्ट में कोई फर्क पड़ नहीं होगा। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या कर दूंगा, माइनस, क्लियर है। कितने रुपए, 16,800, क्या लिखूंगा, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेस्केंस है ना, ना ना ऐसा ना था इसमें, इसमें तो तुम इस मतलब ये क्वेश्चन कर लिया ना तुमने खत्म, तुम समझ में आ जाएगा सारा, मतलब एक ही क्वेश्चन में तुम्हें बहुत कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। तुम इन्हीं में भाषा चेंज कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो अब ये इनकम टैक्स कहाँ पे दिया गया होगा, ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल में, क्योंकि इनकम टैक्स फाइनेंशियल का ही पार्ट है, तो फाइनेंशियल में खर्चा लिखा गया, फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या हो गया हो, कम,
मुझे कॉस्ट से कहाँ जाना है, फाइनेंशियल पे क्या कर दूंगा, माइनस। आ गया, कितना है, माइनस करना है ना, कितना अमाउंट बताना, 40,600। उसके बाद क्या लिखा, बैंक इंटरेस्ट, वही अगेन बैंक इंटरेस्ट कहाँ क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब होता है इनकम, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट क्रेडिट करा गया, इनकी इनकम बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया फाइनेंशियल का, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बढ़ा दूंगा। आ गया, क्लियर है, 13,600 ऐड करना है ना। अरे बताओ आया समझ में नहीं आया, तो आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने बोला भाई क्या बात कर रहा है, शायद इस बार आया है, जितना मुझे याद आ रहा है पेपर जो मैंने देखा था। ये देखो अब ये जो तुम ये वाली जो वेरिएंट कर रहे हो ना, ये वेरिएंट जो तुम्हारा आता है ये 5 नंबर तो ऊपर का नहीं आता, ये वाला वेरिएंट 5 नंबर तो ऊपर का नहीं आता, ठीक है। अब अगर ये वेरिएंट अगर तुम्हारे यहाँ से रिकन्सिलेशन से क्वेश्चन बड़ा आएगा, तो वो बड़े क्वेश्चन किस तरह के होंगे अभी एक डिस्कस तो आज ही कर लेंगे, और एक डिस्कस करेंगे जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीख लेंगे, सिस्टम एंट्री बनाना सीख जाएंगे, वो बड़ा वेरिएंट आ सकता है तुम्हारा, समझ गए। नंबर 8 पढ़ो, अब देखो नंबर 8 में क्या लिखा है, पढ़ो 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 पढ़ो। अब देखो, हालांकि मैं बताऊं ये चीज मैं फाउंडेशन के अंदर समझा देता हूँ ये वाली बात, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में किधर आता है ये बताओ, डेबिट साइड में, डेबिट में क्या आता है, खर्चा। तो तुम पता है कंफ्यूज अगर तुम्हें नहीं होना है, तो तुम ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो, तुम आसान रहोगे तुम्हारे लिए। अभी देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा गया है, और फाइनेंशियल में कितना लिखा गया है, यानी कॉस्ट में ज्यादा लिखा गया है, कॉस्ट में ज्यादा क्या लिखा गया है, खर्चा, इनकी कॉस्ट के अंदर अगर खर्चा ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, क्या करूंगा, ऐड, ऐड करूंगा, कितना ऐड करूंगा, डिफरेंस, समझ गया ना, 20,000 रुपये आया, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने भाषा कॉस्ट के रेफरेंस में लिखी है, ओवर वैल्यूड, ठीक है। कितने रुपए हो गई, 20। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक किधर आते हैं बताओ, इनकी इनकम साइड। तो तुम इसको कंफ्यूज नहीं होना, तो इसे किसकी तरह ट्रीट करो, इनकम की तरह ट्रीट करो। आया से नहीं आया, लिख लो वहां पर अपनी मतलब बुकों में लिख लो, ठीक है ना। चलो याद रखो तो अच्छी बात है। अब बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा गया है, 1,25,500, और फाइनेंशियल में कितना लिखा है, 1,32। यानी अगर देखा जाए कॉस्ट के अंदर कम लिखा गया है, कॉस्ट के अंदर इनकम कम लिखी गई है, अगर कॉस्ट के अंदर इनकम कम लिखी गई है तो प्रॉफिट क्या रहा होगा, कम। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, क्या करूँ, आएंगे ना, क्या लिखूंगा बोलो यहाँ पर, अंडर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, बेटा डिफरेंस बताइए, 6,500। आ गया, आगे बढ़ो, नंबर 10, नंबर 10 में क्या लिखा है, पढ़ो, नंबर 10 गोल्डन रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल। अब ये राइट ऑफ की एंट्री, अमोटाइजेशन की एंट्री जो होती है फाइनेंशियल में होती है, यहाँ तो होती नहीं है। अब फाइनेंशियल में गुडविल राइट ऑफ, ये तो डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट होता है ना, खर्चे की तरह, तो फाइनेंशियल में खर्चा लिखा गया है, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट कम आ रहा होगा, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, लेस कर दूंगा, क्लियर है, ठीक है। 25,000 रुपये, गुडविल राइट ऑफ कितने रुपए, 25,000 रुपीज। आगे समझ में, चलो जी नंबर 11 पढ़ो, क्या लिखा है, नोशनल रेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस चार्जिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, इसे हम इम्प्यूटेड कॉस्ट वगैरह कहते हैं बेसिकली, कि भाई अगर हम बाहर पे किराए पे लेते तो किराया देना पड़ता, तो अपनी प्रॉपर्टी का भी किराया लगाओ। तो नोशनल रेंट मतलब एक्चुअली हमने पे नहीं करा, देखो अब जो रेंट मैंने पे नहीं करा, जो मैंने पे ही नहीं करा फाइनेंशियल में तो रिकॉर्ड होएगा ही क्योंकि पैसा ही नहीं गया, लेकिन ये चीजें कॉस्ट के अंदर लिखी जाती है कि ये भी कॉस्ट है बेसिकली, हाँ या ना, ये भी कॉस्ट है, बात करोगे ना वही। तो नोशनल रेंट आपने कहाँ लिखा है, कॉस्ट में लिखा है, तो कॉस्ट में आपने खर्चा लिखा है, कॉस्ट में खर्चा लिखा है तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट क्या रहा होगा, कम। मुझे फाइनेंशियल में लिखा नहीं है, यहाँ का ज्यादा आ रहा होगा टेक्निकली, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, क्या कर दूंगा,
ऐड। पता ना नोशनल रेट कितना है? ये बेटा, उसके बाद क्या लिखा है लास्ट, क्या लिखा है? प्रोविजन डाउटफुल डेट। बताओ प्रोविजन कहाँ बनते हैं? तो नहीं बोलते तो भी हम ही मानते, लिखा भी हुआ भी। हाँ ये ना। अब प्रोविजन क्या होता है? खर्चे की तरह ट्रीट होता है। अब फाइनेंशियल में खर्चा लिखा गया है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम आ रहा होगा, कॉस्ट के अंदर तो नहीं लिखा गया ये, यहाँ पे ज्यादा आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ जाने तो क्या कर दूँ, लेस। 15,000 है ना, 15 ही है ना। प्रोविजन 4 आ गया समझ में? आसान था, बहुत आसान था। जब कुछ आसान चीज पढ़ लेते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि ये आता भी है, 5 नंबर में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भैया और अगर तुम पे भैया भगवान मेहरबान हुआ ना, तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन छपे हैं 10-10 नंबर में, तुम सोच नहीं सकते। बच्चों को ना वो हो जाता है कंफ्यूजन, इतना आसान 10 नंबर में, कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा उसमें। एक बार ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख, कई बार होता है भाई। ठीक है, अब देखो, आपको पता है माइनस वाली फिगर है ना, और ये भी माइनस वाली फिगर है, ऐसा ही है ना। तो माइनस माइनस तो प्लस होगी, ये माइनस है तो तुम क्या लिखो, 255 में से ये वाली लेस कर दो, 35,400, समझ गए? और ये लेस कर दो, वो तो तुम समझ ही गए होंगे, जरूरत नहीं है ऐसे। कितना हो गया? 67,800। और देखो तुम्हारे क्वेश्चन में भी आंसर दे रखा है ना, आंसर मैच भी हो गया तुम्हारा। ये नहीं आता, ये तो तुम गलत हो, ये क्वेश्चन गलत है। क्या लिखिए, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज एक मिनट बस, मुझे यहाँ पे एक बात बोलने दो बस, ठीक है? देखो देखो, एक चीज मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ। अब कई बार ना जैसे तुम बुकों में सॉल्यूशन देखोगे, स्पेशली आईसीआई की बुक में देखोगे सॉल्यूशन, तो मैंने इजी फॉर्मेट में समझाने के लिए यहाँ ब्रैकेट लगवा दिया, समझ गए? और बहुत आसान तरीके से हम करते चले गए, समझ गए? लेकिन आईसीआई क्या करता है, क्योंकि देखो ये लेस है और ये लेस है, समझ गए? और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आईसीआई की बुक में क्या है, ये लेस वाला आइटम तुम कहाँ देखोगे, तुम ऐड में, और ऐड वाला आइटम कहाँ देखोगे, लेस में। तो तुम कहोगे आईसीआई उल्टा कर रहा है। देखो मैं सीधा बोलता हूँ, सॉल्यूशन तुम्हें नॉर्मली बुक में क्या देखने को मिलेगा, स्पेशली मेरी वाली बुक में भी देख सकते हो, आईसीआई के मॉड्यूल में भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो कि भाई ये वाला जो आइटम है ना, ये ऐड में डाल दिया होगा, और ऐड वाला आइटम कहाँ डाल दिया होगा, लेस में, क्योंकि ये नेगेटिव फिगर थी, समझ गए? देखो है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस इस माइनस की फिगर से बहुत फर्क पड़ रहा है। देखो ना, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, इधर देखो मैं लिख के बताता हूँ, ये देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का होते हैं प्लस। तो आई से क्या कर रहा है, इस फिगर को नेगेटिव नहीं ले रहा, इस फिगर को ले रहा है वो पॉजिटिव। अब आया समझ में? और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इसके अंदर ये आइटम ऐड होता है तो इसको ऐड में ले लिया। अब आया समझ में, नहीं आया? और ये वाला आइटम इसके अपोजिट में, इसको लेस में ले लिया। आएगा तो तुम्हारा भैया आंसर ना, तभी तो बोला मैंने कि तुम घूमना मत। तो कोई बात नहीं, उल्टा था, ये तो बात है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो तुम इसमें क्या करो, मतलब मैं तुम्हें ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ,
कि भैया भैया आप तो ये कह रहे हो तुम ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको नेगेटिव लिया है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बताओ। समझ गए? हाँ जो ऐड किया वो लेस मान लिया, जैसे ऐड में मान लिया क्योंकि नेगेटिव थी ये। तभी तो मैं उसी कंफ्यूजन को, तो एक्चुअली पता है क्या है, नहीं आप समझे नहीं। कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हम जब ये उंगलियां हिलाते हैं ना, हाथ हिलाते हैं, हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं, प्रॉफिट, कि भाई खर्चा ज्यादा लिख दिया होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। समझ गए? इन्होंने सोचा होगा लॉस के रेफरेंस में। बिल्कुल। एग्जाम्पल दूं, समझाऊं, बोलूं इसमें और ना बोलूं? बोल सकता हूं मैं, बोल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवर तुमने क्या लिखे थे, अंडर रिकवर थे, मतलब खर्चा कम लिखा गया था, कहाँ पर, कॉस्ट में। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट में खर्चा कम लिखा गया था, तुम कह रहे थे खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। लेकिन अब सोचो, लॉस में बोलो क्या आ रहा होगा, खर्चा कम लिखा गया होगा तो लॉस कम आ रहा होगा। अगर खर्चा कम लिखा गया है तो लॉस कम आ रहा होगा। यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्या करूंगा, ऐड, तो ऑटोमेटिक ऐड भी नहीं पहुंच जाएगी फिगर। हाँ, तो तुम्हें दो माइंड सेट लेके चलने पड़ रहे हैं। मैं एक माइंड सेट सिखा देता हूँ प्रॉफिट वाला, आप एक बार समझे नहीं समझे ना, नहीं करेंगे। आप मेरे पास समझ गए ना? स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, हाँ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, स्टेटमेंट लॉस एज पर, हाँ उन्होंने नहीं लगाया, मैंने लगाया ना ब्रैकेट, उन्होंने नहीं लगाया ब्रैकेट। आप इसमें देख लो कंडीशन में, तो फिगर अपोजिट हो गई ना। अब देखो ये नेगेटिव है, नीचे फिगर क्या आ रही है, पॉजिटिव, बोलो हाँ है ना। ये नेगेटिव फिगर है, और अगर नीचे पॉजिटिव फिगर आ जाएगी तो अब नेचर अपोजिट हो गया ना, ऊपर लॉस था तो नीचे क्या आएगा, प्रॉफिट। जैसे ऐसा समझो, जब तुम पासबुक के अंदर क्या करते थे, अगर नेगेटिव की पॉजिटिव आती थी तो अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट होता था तो नीचे सिंपल बैलेंस आ जाता था, और ऊपर सिंपल होता था तो नीचे ओडी आ जाता था। कुछ अगर नेचर चेंज हो गया तो, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गए तो, समझ गए मेरी बात। अगर मान ले ये भी नेगेटिव है और नीचे भी क्या आती, नेगेटिव भी आती, तो वो नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता। आया समझ में, नहीं आया? बिल्कुल लिख सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है ना कि यहाँ पर कंफ्यूजन है हमें, तो मतलब हमें आईसीआई के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन देना है, तो अगर तुम्हारे मन में, मैं अब एक बार बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, यहाँ तक ये बात क्लियर है ना, यहाँ तक जितना मैंने बोला इतनी बात क्लियर है। और तुम्हें अगर लगता है कि भाई हमें आईसीआई की मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आंसर देना, हमें तो वो बताओ। तब जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि खर्चा कम लिखा गया कॉस्ट में तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, मैं प्रॉफिट माइंड में लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, प्रॉफिट। तुम यहाँ पे क्या लेके चलना, लॉस। अब सोचो, मैंने जैसे बोला फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा लिखे गए हैं, अब फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा लिखे गए होंगे तो लॉस ज्यादा आ रहा होगा, खर्चे ज्यादा लिखे तो लॉस ज्यादा हो जाता है ना। और मुझे क्या करना है, कॉस्ट से यहाँ जाना है, अब माइंड में लॉस है मेरे, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, लेस कर रहा हूँ मैं, तभी फिगर ऐड में ना ऑटोमेटिक काम हो जाएगी, लेस। तो ये जब भी तुम इसको लॉस के दिमाग में रखोगे ना, तो लेस वाले ऑटोमेटिक आएंगे ऐड में, और ऐड वाले ऑटोमेटिक काम हो जाएंगे लेस में। ये प्रॉफिट माइंड में रखने से आ रहा है, और जब लॉस माइंड में रखोगे तो ये उल्टा हो जाता है। समझ गए? समझे नहीं समझे? ये समझाने की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, क्लियर है? आया कंफ्यूजन? अच्छा, अब यहाँ पे कई बार आपसे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं मांगता, इस क्वेश्चन में मांगी नहीं, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये कई बार कहता है कि मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बना के दिखा दो, क्या बना के दिखा दो, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट।
देखो मुझे बताओ आपको क्या दे रखा है कॉस्ट के अकॉर्डिंग, लॉस है प्रॉफिट, लॉस, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट, तो डेबिट में लिखो पहले नेट लॉस, बताना अमाउंट 35,400, क्लियर ही नहीं है। अब मुझे बताओ ये मैं आपसे सवाल एक पूछना चाह रहा हूँ, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, ये सेम साइड आनी चाहिए, बोलो हाँ ये ना, ये जितना भी लेस वाला आइटम है उसे मैं क्या लिख दूंगा, डेबिट में लिख दूंगा। बताओ कौन कौन सा आइटम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऐसा कर लेते हैं। फिर बताओ, ये बात क्लियर हो गई, ये सेम साइड क्यों आ रहे हैं, ये बात क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक साइड हो गया, और इस नेगेटिव में ये आइटम पॉजिटिव वाले हैं, इन्हें अपोजिट साइड में डाल दूं। ठीक है, आ गया। अब इसे जोड़ो, इसे लेस करो, क्या निकल कर आएगा, आपको देखो ये साइड ज्यादा आएगी, ये साइड कम आएगी, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कितना आ रहा है आंसर, आ गया, क्लियर है। मतलब वो बात है ना, इनकम ज्यादा है, इनकम इधर और खर्चा कम है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, समझ गए, बस। ऐसा तो नहीं होता है, जैसे इसमें नेट लॉस भी इधर आ रहा है, नेट नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होता नेट लॉस आप इसको बिल्कुल आप इसे पीएनएल की तरह ट्रीट करो ना, ये इनकम हो गई, अगर एक चीज का नेट लॉस दिया है तो दूसरे का नेट प्रॉफिट आएगा, एक का नेट प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता जरूरी, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए, एक का नेट लॉस है एक का नेट प्रॉफिट है, दोनों का नेट प्रॉफिट है दोनों का नेट लॉस है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। फिर ऐसा भी हो सकता है अगर नेट लॉस इधर है तो नेट लॉस इधर भी आ जाए, ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट इधर है तो नेट प्रॉफिट इधर आ जाए, अभी देखना अभी आएंगे तो क्वेश्चन, बात के लिए हो गई, मतलब किसी भी जगह पर रटने वाली बात, इसे मेमोराइज मत करना कि यही आता है, कुछ भी आ सकता है, आया समझ में नहीं आया, क्लियर है, चलो समझ में आया, चलो एक क्वेश्चन और करें, इसमें इन्होंने मेमोरेंडम रिकंसिलेशन ही मांगा है, तो सेम क्वेश्चन दे दिया, नहीं वो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं ले रहे, एक जैसे ही है क्वेश्चन, कोई नेट लॉस दे रखा है नेट प्रॉफिट, क्लियर है, फिर तो होमवर्क में डाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी नेट लॉस, दोनों में नेट लॉस है, देखो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, अब एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं इस तरीके से करता हूँ, माइंड में प्रॉफिट नहीं रखना, माइंड में क्या रखूंगा, लॉस, क्लियर है, जैसे तुम आईसीआई का मॉड्यूल भी कर लो, समझ गए, ठीक है। अब इन्होंने मांगा तो मेमोरेंडम में, लेकिन मैं दोनों चीजें करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर है, चलो क्या बनाएंगे बेटा, बोलो फटाफट से, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बना रही तो चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
बच्चे का एक सवाल है कि अगर मान के चलो कि क्वेश्चन मांगी मेमोरेंडम रहा है तो मेरे बनाना जरूरी है क्या, ये सवाल है। बिना इसे बनाए मेरा काम नहीं चलेगा क्या, बच्चे का ये सवाल है। तो आओ इस बच्चे का हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं और मेमोरेंडम का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक। हाँ बेटा, क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिस्क्लोज अ नेट लॉस 2,13,000 एज पर देयर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड 31 मार्च का है। इनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉस दिखा रही है 258 का फॉर द सेम पीरियड। स्कूटनी करने पे डेटा मिला, समझ गए? चलो, तो जब कुछ नहीं बताया नहीं कि किसको बेस लेना है तो कॉस्ट को ही बेस ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे? नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना? हाँ, ऑब्वियस बात है। अगर मान लीजिए एक पोजीशन है, अगर तू कॉस्ट से फाइनेंस पे जा रहा है तो क्या करेगा? लेस। लेकिन फाइनेंस से कॉस्ट पे जाएगा तो क्या करेगा? ऐड। तो तू हाथ भी वही हिलाएगा ना। अब देखो दूसरा सवाल बच्चे का भी है, ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। दूसरे बच्चे का सवाल है, फिर तीसरा बच्चा सवाल पूछेगा, बड़ा बड़ा बैच। चलो इधर देखो, जैसे अभी बच्चे ने पूछा कि अभी तक आप जो थे कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जा रहे थे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि आप कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाने का मतलब क्या है कि आपने पहले क्या लिखा है? कॉस्ट, और आप फाइंड क्या करोगे? फाइनेंस। दैट मीन आप कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जा रहे हो। तो हमने जैसे बोला कि अगर हमने कॉस्ट के अंदर खर्चा कम लिखा गया है तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, सही बात है ये नहीं है? और मुझे कहा जाना कॉस्ट से फाइनेंस, तो कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ, कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ, यहां से यहां की तरफ। तो मैं अपने ये वाला कॉस्ट वाला हाथ हिलाऊंगा क्योंकि मैं ट्रैवल कैसे करा रहा हूँ? कॉस्ट को ट्रैवल करा रहा हूँ, तो कॉस्ट को ट्रैवल कराऊंगा, लेस करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ फाइनेंस अकाउंटिंग लिख देता, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तब मैं फाइनेंस अकाउंटिंग से क्या फाइंड कर रहा हूँ? कॉस्ट को, है ना। तब मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तब मैं फाइनेंस अकाउंटिंग से कॉस्ट पे जा रहा हूँ। तो मैं ये वाला हाथ मूव करूंगा अपना, क्योंकि मुझे फाइनेंस से जाना है। तब क्या करूंगा? ऐड। तो अगर मैं कॉस्ट से फाइनेंस पे आ रहा हूँ तो मैं लेस कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंस से कॉस्ट पे आ रहा हूँ तो ऐड कर रहा हूँ, उल्टा हो जाता है। समझ गए? तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें हाथ कौन सा मूव करना है और कौन सा हाथ मूव करना है, कैसे पता चलेगा? आपने लिखा क्या है पहले, वही वाला हाथ हिलाना है आपको। समझ गए? क्लियर है? चलो जी, कितना हो गया ये? 2,13,000। कोई दिक्कत तो नहीं आई? समझ में आ गई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। अब हम क्या लिखेंगे? ऐड लिख देंगे और थोड़ा सा स्पेस देके क्या लिख देंगे मेरे बेटा? लेस लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, यहाँ पर हम अपना फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लेते हैं। किसका? जो क्वेश्चन मांग रहा है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। अच्छा, अब बताओ तुम्हें क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है ना, एज पर कॉस्ट। लॉस क्या होते हैं? डेबिट। क्या लिखोगे? नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा कितना दे रखा है दोबारा बोलोगे? 2,13,000। देख लो मैंने दोनों जगह पुट कर दिया, रिकंसिलिएशन में भी और यहाँ पर भी। कोई दिक्कत है? ठीक है। चलो, अब बस मैंने अंतर क्या करा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने लॉस को क्या मान लिया था? नेगेटिव प्रॉफिट मान लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर अपने जो भी हाथ मूव करूंगा तो मूव करते वक्त मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रॉफिट, मैं माइंड में प्रॉफिट नहीं रखूंगा, माइंड में क्या रखूंगा? लॉस। कि खर्चा ज्यादा हो गया तो पहले मैं प्रॉफिट को कम ज्यादा कर रहा था, अब मैं सोचूंगा लॉस कम ज्यादा कैसे होगा। अगर देखो खर्चा ज्यादा लिखोगे तो लॉस ज्यादा आएगा, और खर्चा कम लिखोगे तो लॉस कम आएगा। ये बात ही नहीं है। तो तुम्हें लॉस का इफेक्ट देखना है। किस पे इफेक्ट देना है? लॉस। माइंड में क्या रखना है? लॉस। क्या रखना है? लॉस। आया समझ में? नहीं आया? प्रॉफिट नहीं रखना, समझ गए? तो अगर तुम ऊपर लॉस लिख रहे हो तो लॉस को माइंड में रखना, प्रॉफिट लिख रहे हो तो प्रॉफिट को माइंड में रखना। मैंने क्योंकि पहला क्वेश्चन कराया था
और मुझे आसान लगता है कि पहले क्वेश्चन कराकर प्रॉफिट को माइंड में रखना, जिसे बच्चे जल्दी ग्रैप कर लेता है। समझ गए? तो मैंने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दिखाया, तो मैं लॉस ऑटोमेटिक समझ में आएगा। समझ गए? देखो पहला पॉइंट क्या था, आईसीआई वाले क्या करते हैं, अगर पहले प्रॉफिट लिख रहे हैं तो माइंड में प्रॉफिट को रखते हैं, और पहले लॉस लिख रहे हैं तो माइंड में लॉस को रख के बनाते हैं। वो यहाँ पे नेगेटिव वेगेटिव नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। आईसीआई वाले सजेस्टेड आंसर में पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सॉल्यूशन हमारा परफेक्ट है, लेकिन तुम्हें किसी भी सजेस्टेड आंसर में ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है? देखो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये तुम्हें लगता है ऐसा। ठीक है? वो सॉल्यूशन चेक कर लेगा एंड में कि बच्चे ने करा क्या, ऊपर देख अब देख लेगा नेगेटिव। लेकिन मैं बार बार बोलते रहूँ, अगर तुम्हें इसमें डाउट हो तो नेट लॉस से लो, बस तुम बुक को फॉलो कर लो। मैं तो तुम्हें दोनों चीज सिखा रहा हूँ ना। देखो मुझे पहला क्वेश्चन कराने के पीछे एक ही प्रावधान था मेरा, कि प्रॉफिट को बच्चा जल्दी ग्रैप करता है पहले, यहाँ खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, खर्चा ज्यादा, तो इससे मैंने वो करवाया। समझ गए मेरी बातों को? ठीक है? मैं लॉस के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। ठीक है? मैं भी तो पल्ले झाड़ रहा हूँ अपना। ठीक है? पहला पॉइंट क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर। अब देखो पहले था रिकवर्ड वाला वर्ड, यहाँ पे वर्ड आ गया एब्जॉर्ब, बात तो वही है। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर इनकी कम लिखे गए। क्या बोला है? ये वो आंसर मत बोलना, फिर सोच लो, और लॉस माइंड में रखना और हाथ हिलाना, जल्दी जल्दी सोच लोगे। बस पता है जल्दी जल्दी कैसे सोचता है, प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी सोचता है, लॉस में ना कई बार बंदा उल्टा पुल्टा मार जाता है। लॉस में बस ध्यान से सोचना, सोच लो भाई, सोच लो। सोच लिया? चल, तूने भी सोच लिया ना जी, मैं बोलूं? सोच लिया? ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कम लिखा हुआ है कहां पर, कॉस्ट में। अब मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा है, खर्चा कम लिखा हुआ है कहां पर, और माइंड में मुझे क्या रखना है, लॉस, लॉस रखना है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे सोच रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड में खर्चा कम है, खर्चा कम है तो लॉस भी कम आएगा। सही बात है, ही नहीं है? लॉस कम आएगा, बोलो हाँ ये ना। और मुझे क्या करना है, लॉस कम हो गया, अब मुझे है ना यहाँ से कॉस्ट से, क्योंकि मैंने पहले कॉस्ट लिखा है, तो मुझे कॉस्ट से कहाँ जाना है, फाइनेंस की तरफ जाना है, कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ। तो क्या हो रहा है ये, ऐड। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ऐड आया माइंड में, ऐड ही आया था तुम्हारे? ठीक। हाँ तो मैंने वही तो सिखाया पहले भी। वही मैंने, यही तो मैंने बोला एक्चुअली, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है स्टूडेंट का। तभी मैं क्या करता हूँ, पहला क्वेश्चन प्रॉफिट वाला करवाता हूँ। मैंने कुछ गलती नहीं कराया, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चा बहुत जल्दी स्टेप करता है। नहीं तो पता ही होता है, अगर मैं पहला क्वेश्चन तुम्हें लॉस के रेफरेंस में सोचता ना, तो तुम्हें लगता है यार अजीब सा है ये चैप्टर, लेकिन तुमने मुझे क्या बोला फर्स्ट फेज में, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आता भी है क्या ये बोला ना तुमने मुझे, क्योंकि तुम्हें मुझे फील कराना था कि तुम्हें आसान है। अब लॉस में ना कई बार बच्चे क्या कर देता है गलती, लॉस में टीचर को भी सोचना पड़ता है भाई। ऐसा कर लो। ये बोल रहे थे लेस मुझे लगता है कि लेस अवॉइड में हाँ ये तो बोल रहा था मैं। ठीक है? तो ये ऐड में आया था हमारा, लॉस में थोड़ा ध्यान से सोचना, बस गलती मत करना। नेट अंडर चलो आगे चलो, फिर क्या लिखा है बेटा, बोलो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्ब ज्यादा लिखा हुआ है, माइनस हो गया लायक। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये माइनस में आएगा।
ओवर एब्जॉर्ब कितने रुपए? हो गया ना, देखा यही। देखो आपने खर्चा ज्यादा लिखा, आपने खर्चा ज्यादा लिखा, कॉस्ट के अंदर खर्चा ज्यादा है तो लॉस ज्यादा आएगा, समझ गया ना। और मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो लेस हो गया मेरा। अच्छा अब इन्हीं चीजों को मुझे कहाँ पुट करवाना है? रिकन्सिलेशन। अब मुझे बताऊं, ये चीज इसके अंदर ऐड हो रही है और ये चीज इसके अंदर लेस हो रही है, तो जो लेस हो रही है उसे अपोजिट में लिखना और जो ऐड में जा रही है उसे सेम साइड लिखना, समझ गए। देखो ये चीजें ऐड हो रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करूंगा, ये ऐड कब होंगी? जब मैं सेम साइड लिखूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, क्लियर है? अब आया समझ में नहीं आया? ये सेम साइड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ऐड करना है। ये चीजें ऐड कब होंगी? जब सेम साइड लिखी जाएंगी। अगर हमने स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल यानी पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव वाली एक साइड, नेगेटिव वाली एक साइड भाई, और उसका नेगेटिव फिगर इधर आ जाएगा, क्लियर ही नहीं है? पॉजिटिव। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये नहीं लेस हो रहा है तो अपोजिट में लिख दो। आ गया समझ में? बेटे अमाउंट कितनी थी? 3,000। आप क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन के दो पॉइंट है यहाँ, ये दोनों साथ में डिस्कस होंगे। एक लिखा है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट में। तो देखो कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है, खर्चा ज्यादा है ना कॉस्ट में। अब कॉस्ट में खर्चा ज्यादा है, लॉस भी ज्यादा आ रहा होगा। लॉस सोचना है ना, लॉस मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो लेस कर दूंगा। नहीं अलग अलग नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। कैसे ले लेगा अलग अलग, बता चल। अच्छा फाइनेंस में लिया, कॉस्ट में लिया, कॉस्ट में लिया, फाइनेंस नहीं, अलग अलग नहीं करते। हमेशा डिफरेंस लेना है, हमेशा डिफरेंस है, अलग अलग ट्रीट नहीं करना। बिल्कुल, ये दोनों नॉर्मली एक साथ ही दे देते हैं, बैक टू बैक। अगर यार देखो तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चन पता क्या लिखा था? डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट, ये वर्ड आ रहा था नहीं आ रहा था? तो ओवर चार्ज क्या बता रहे कि तुम्हें ऑलरेडी डिफरेंस गिवन है, लेकिन अगर तुम्हें देख रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्जिंग फाइनेंशियल, तो ये अंडरस्टूड है। अच्छा ये फाइनेंस का बता रखा है तो कॉस्ट का भी बता रखा होगा, और कॉस्ट का नहीं बता रखा तब तो अलग ही ट्रीट करना, बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। बिल्कुल लाला जी, एक साथ ही करना, ये अलग अलग नहीं करना। लेस करना था नहीं हमें, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज। भाई ये क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हारे लिए बोनस चैप्टर है ये। अभी तुमने कैटेगरी चैप्टर लिए ना है, अभी आएंगे। हाँ ये वो बात है, वो सीधी अप्रोच है। हाँ फिल्टर लगा रहा है ये। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कहाँ इंक्लूड करा गया है? यानी कि फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, हाँ है ना, ठीक है। तो दिमाग लगाना, इंटरेस्ट मिला है, इनकम। अब सोच लो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बच्चे से। तो इंटरेस्ट मिला है यानी कि इनकम, और इनकम मिलने से लॉस कम आता है, हाँ माइनस करेंगे। इसमें इसमें घुमा के उल्टा कर लिखा है नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। मतलब इसका अरे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है, मतलब फाइनेंस में इंक्लूड है। लेकिन कॉस्ट में इंक्लूड करना था, ये नहीं बनेगा मतलब। नहीं ये मीनिंग नहीं है इसका। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल आइटम होता है, ये तो कॉमन सेंस है। ये मतलब कॉस्ट में नहीं लिया गया, ये फाइनेंस में लिया गया है। नहीं बेवकूफी नहीं कर रहे, तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। वही तो कर जबरदस्ती कंफ्यूज कर। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे करना है वैसे कर। 20,000, ठीक है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल, इनकम टैक्स है खर्चा, खर्चा फाइनेंशियल में दिया गया है, तो फाइनेंशियल का लॉस ज्यादा आ रहा होगा, प्लस ही होगा ना। क्या करना है जो कर। अब इसे आ गया है ना, अब आ गया तो बता रहे हैं हम ये। हाँ चिंटू चिंडी। पेट में डालना। ट्रांसफर फीस
इनकम, अभी अब इनकम है तो एक तरीके से इसका लॉस कम आ रहा होगा, माइनस करेंगे 2000। कितना क्लियर है? फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये खर्चे भी कहाँ आते हैं? फाइनेंस में ही आते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 3000 तो प्लस करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बेटा कितना था ये? और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश कॉस्ट के अंदर फिनिश गुड्स का स्टॉक ज्यादा दिखाया गया है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोला था मैंने, क्या मानूं? इनकम, और इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट लॉस कम हो गया, प्लस करेंगे। इनकम ज्यादा होगी तो लॉस कम आएगा ना, प्लस करेंगे साथ। कितना? यस आ रहा है? करना, ये ऐड करो ये लेस करो, 213 प्लस 80 माइनस 35 आ गया। ठीक है, अभी क्या निकल गया? ये आगे नेट लॉस में दे भी रखा है, सेम आया एज पर फाइनेंशियल दे रखा है। चलो दे रखा है, अब क्यों हुआ ये पूछ लो। ऊपर ऊपर फिगर कैसे ली है? पॉजिटिव, और नीचे भी कैसे आ रही? पॉजिटिव। तो नेचर सेम रहेगा, ऊपर नेट लॉस है तो नीचे भी नेट लॉस आएगा। लेकिन अगर ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव हो जाती, मैं समझा, सुनिए ना मेरी बात, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो जाती, तब नेचर उल्टा कर दे, नेट लॉस में क्या बोले, नेट प्रॉफिट बना दे। समझ गया? सेम है तो वही नेचर चलेगा, उल्टा हो गया तो बदल देना, प्रॉफिट का लॉस, लॉस का प्रॉफिट। समझ गए? ऊपर प्रॉफिट होता तो नीचे लॉस बोल देते, ऊपर लॉस होता तो नीचे प्रॉफिट बोल देते। आया? ठीक है, अब ऐड वाले आइटम रिकंसिलेशन में, जो ऐड हो रहे हैं वो सेम साइड, हाँ सोचना पड़ेगा कि ऐड में जा रहा है तो उससे वो उसके नीचे डालना है, और अगर अपोजिट जा रहा है तो उसका मतलब रफ में ये भी तो बना सकते बना सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब बिहार से मैंने सिखाया नहीं था प्लस माइनस, तो बताया था, ये चीज़ बताई थी मैंने। हैं। बिल्कुल। लेकिन ये 11वीं में तो मेथड पढ़ाने भी नहीं देते, पढ़ाते ही नहीं मैं, जो मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ। नहीं मतलब डेबिट क्रेडिट पढ़ाता हूँ ना फाउंडेशन में। अरे यार पहले डेबिट क्रेडिट पढ़ाया है मैंने। ऐसे वाले होते हैं ना, उसमें ऐसा होता है, बीआरएस को करने के जो है 3 तरीके हैं, प्लस माइनस एडलेस डेबिट क्रेडिट। ठीक है, 258 आ रहा था ना आंसर। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा घूम जाता है। मैं तो भैया 11वीं में जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, जब देता हूँ उसका बाल बस समझाने के लिए नॉर्मली, तो मैं वही बोलता हूँ बच्चों को, खुश और गम मैथड बना रखा है मैंने 11वीं में, वो बता दो वीडियो बड़ी है, खुशी और गम, और वही करवाते खुशी और गम में, खुशी और गम में भी यही करवाता रहता हूँ।
आया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया मैंने होमवर्क में, 9 दे दिया ना होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, अच्छा देने हैं। सही बात है, लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन नंबर 9 का भी देना है, ले लिया, ओके चल। ये लो क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ, एक दो बढ़ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, बढ़ना घटना तो चल ही रहा है। यार वो होमवर्क दिया ना मैंने, अरे वो मैंने डाल दिया, मुझे अपडेट करनी है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे, बट जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूरा सीख जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्या करा है पूरा एक तरीके से अकाउंट्स मांग रहे हैं। देखो स्टोर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ पीएनएल और पीएनएल लॉस रिकंसलेशन, तो ये जब मैं कंट्रोल अकाउंट तुम्हें सिखा दूंगा तब बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं बात इनकी नहीं कर रहा, इन वाले क्वेश्चन होगी, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें भी कंट्रोल अकाउंट मांगेगा, तो भी मैं इसकी बात नहीं कर रहा आपसे। हाँ, इसमें भी कंट्रोल अकाउंट है। हाँ, अभी कंट्रोल अकाउंट वाले क्वेश्चन हैं, तो अब अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ये रिकंसलेशन तो खत्म है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी बुक से कर सकते हैं बेसिकली। रिकंसलेशन के ये सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो क्वेश्चंस हैं इसमें एक क्वेश्चन कैसे आते हैं रिकंसलेशन का, आपको और बता देता हूँ। वो क्वेश्चन इनके अंदर भी है, बट इनके अंदर आपसे कंट्रोल अकाउंट भी मांगे गए हैं, तो पहले मैं आपको कंट्रोल अकाउंट सिखाऊंगा, उसके बाद हम अगेन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इनमें से अगर आपने एक भी क्वेश्चन कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कंट्रोल अकाउंट बहुत ज्यादा आसान है, ये ध्यान रखना। सिर्फ उसकी एंट्रीज को सारा समझना है, एंट्रीज पूरी समझेंगे हम, एक एक एंट्री समझाऊंगा कैसे चलता है कैसे होगा, बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब सवाल यहाँ पर पता क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने अभी छोड़े हुए हैं क्वेश्चन, वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो आते हैं आपके हाईएस्ट मार्क्स में, ठीक है। जैसे ये वाले में कंट्रोल अकाउंट मांगा गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या आएगा आपसे ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकलवाएगा अलग, मतलब कॉस्ट शीट बनवा लेगा छोटी सी, समझ गए, और बनवाएगा पीएनएल अकाउंट अलग, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनवा लेगा अलग से, समझ गए। यानी कि अभी तक आपको क्या था, कॉस्टिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे रहा था, और डिफरेंसेस बता रखे थे आपको। अब क्या होगा, कहेगा कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालो अलग, फाइनेंशियल निकालो अलग, और फिर इन्हें रिकंसाइल करो, समझ गए। ये क्वेश्चन आते हैं थोड़े ज्यादा मार्क्स में, समझ गए, आई समझ में नहीं आई, ठीक है। और इसी में और एड ऑन कर दोगे तो कंट्रोल अकाउंट मांग लिया। अब कंट्रोल अकाउंट मांगने से क्या होगा, इनके दो पर्पस पूरे हो गए, रिकंसिलेशन वाला चैप्टर पूरा कवर अप हो गया, कॉस्ट शीट इनकी पूरी कवर अप हो गई, देखा जाए तो टेक्निकली कॉस्ट शीट मांगे इसके अंदर वो पूरी कवर अप हो गई, ठीक है। और जो कंट्रोल अकाउंट वाला चैप्टर है वो पूरा कवर हो गया इनका, मतलब इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो मैं सिखाऊंगा आपको वो पूरा कवर अप हो गया। तो सिंगल क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, समझ गए। कंट्रोल अकाउंट में इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग खत्म, रिकंसिलेशन पूरा खत्म, क्वेश्चन पूरी खत्म, समझ रहे हो। एक सिंगल क्वेश्चन में सारी ऑब्जेक्ट पूछ लिया, ये होता है इस टाइप के क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स में आते हैं। और अगर जो आपने सीखा है ये मात्र 5 नंबर के अंदर ही आता है। क्लियर है ये नहीं है, बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अगली क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को समझेंगे अच्छे से, एक एक एंट्री के साथ। एंट्री को मैं लिखूंगा नहीं, ऑलरेडी मैंने पहले से अपने फॉर्मेट ड्रॉ करे हुए हैं, उन एंट्री को फॉर्मेट के थ्रू ही फॉर्मेट में ही समझाऊंगा, समझ गए। जितनी बात मेरी लिखने वाली होगी उतनी में लिखूंगा, क्लियर है। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।